गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक करंट अफेयर का टॉपिक जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ने से पहले कुछ इंसिडेंट्स बता देता हूँ मैं, क्यों ये न्यूज में आया। ओके, रिसेंटली क्या हुआ था, एक कॉमेडियन है जिनका नाम है कुणाल कामरा। कॉमेडी उनकी कुछ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी नहीं लगती, बट इज अ कॉमेडियन और स्टैंड अप आर्टिस्ट है वो। और उन्होंने ट्वीट किया था अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। कुछ इस तरह का था कि गरीबों को तो जस्टिस मिलता नहीं, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे अमीर लोगों को जस्टिस मिल जाता है। कुछ इस तरह की बात थी। इसको माना गया था कि इट वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू जुडिशरी। ये कहीं ना कहीं जुडिशरी का अपमान हो रहा था। यही नहीं, अगस्त में प्रशांत भूषण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्रशांत भूषण सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस एस ए बॉब्डे के बारे में भी कुछ कमेंट्स किए थे अपने ट्वीट में, जिससे लग रहा था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है जस्टिस एस ए बॉब्डे। कुछ इस तरह की बात की थी प्रशांत भूषण ने। तो क्या ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? नहीं। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ न्यूज आ गया वो इंपॉर्टेंट है, चलो प्रिपरेशन हो गया। नहीं, करंट अफेयर का मतलब ये न्यूज आया, अब इससे इशू क्या बना, टॉपिक क्या बना, वो आपको प्रिपेयर करना होता है। सो द टॉपिक इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसी के वेरियस डायमेंशन हम लोग देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, लीगल डायमेंशंस, जो भी यूपीएससी सिलेबस में वो जहां जहां भी वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रॉपर उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन शेयर मोड। ओके, देन वी विल सी। या आई होप कि सबको सब कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, टॉपिक का नाम। उसके बाद आई विल राइट वेरियस डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक। क्यों मैं वेरियस डायमेंशंस लिखूंगा? बिकॉज गाइस, जब तक कि आपके दिमाग में डिफरेंट सब डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक आपके दिमाग में प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आपके आंसर्स में भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे। सो पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ओके, डिफिनीशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके लीगल डायमेंशंस देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्या था इस पावर का, देन कंसर्न्स क्या है, इश्यूज, देन वे फॉरवर्ड, और जिसको आप लोग कंक्लूजन भी बोलते हो। या डिफिनीशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि आपने जुडिशरी का अपमान किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, उसकी डिग्निटी का, उसकी अथॉरिटी का। अब ये जो डिग्निटी, अथॉरिटी, मैं ये सब बोल रहा हूं, आप लोगों को लग रहा है ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज दिस डिग्निटी, व्हाट इज अथॉरिटी ही इज टॉकिंग अबाउट। तो अभी के लिए आप बस ये कर लो, ये लिख लो सिर्फ, इट इज एन अटैक ऑन डिग्निटी। सॉरी, ये थोड़ा लैपी रहा है। ऑन डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ये क्या है तो गाइस आपको यहाँ पर बिल्कुल पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। लीगल डायमेंशन से आपको पता चल जाएगा। लीगल डायमेंशन क्या है? हमारे पार्लियामेंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास किया 1971। okay? अब मैं एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, उन एग्जाम्पल से आप समझना। पहला, आपका एक केस चल रहा है आपकी वाइफ के साथ, और उस केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपको अपनी वाइफ को 500 रुपीज मेंटेनेंस देना है पर मंथ। ये डिसीजन, आपने कोर्ट की बात नहीं मानी और आप एक पैसा भी अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, इसको बोला जाएगा डिसओबेइंग द डिसीजन ऑफ कोर्ट।
disobeying the decision of judiciary. दूसरा एग्जाम्पल, आपका किसी कोर्ट में केस चल रहा है, जुडिशरी ने बोला कि यू हैव टू बी प्रेजेंट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, अगली फ्राइडे की जो कोर्ट मीटिंग होगी उसमें आपको प्रेजेंट रहना है, ओके, बिकॉज यू आर अ पार्टी टू द केस। आपको अगले फ्राइडे प्रेजेंट रहना है, आपने भी बोला यस माय लॉर्ड आई विल बी प्रेजेंट, और आप प्रेजेंट वहां नहीं हो, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसका मतलब डिसओबेइंग द अंडरटेकिंग, आपने अंडरटेकिंग दिया था कि नेक्स्ट फ्राइडे आई विल बी प्रेजेंट, आप प्रेजेंट नहीं हो, अंडरटेकिंग गिवन टू जुडिशियरी। ओके, ये दो एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए। तीसरा एग्जाम्पल है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का मतलब आप किसी जज के बारे में बोल रहे हैं कि वो तो 15 लाख रुपए देकर जजमेंट देता है, इस तरह की ऐसी बात विच इज वेरी स्कैंडलस, विच इज वेरी मच डिफेमिंग टू द कोर्ट। कोर्ट के बारे में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो आप, और बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हो आप कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि जजेस जो है वो तो बिना पैसे का कोई काम ही नहीं करते, या 25-25 लाख लेकर अपना जजमेंट देते हैं, तो इसको बोला जाएगा कि इट इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, इट इज एक्चुअली स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। फोर्थ, obstructing judicial proceedings। obstructing judicial proceedings का मतलब कोर्ट का केस चल रहा है एंड कोई आपके बीच में आकर उस कोर्ट प्रोसीडिंग में कोई बीच में आकर तानसेन बनकर तबला बजाने लगे, कोई बीच में नाचने लगे, कोई बीच में गाने लगे, this will be seen as obstructing judicial proceedings or obstructing administration of justice। obstructing administration of justice में क्या होगा? obstructing administration of justice में होगा कि केस चल रहा है आपके अगेंस्ट और विटनेस आ रहा है अपनी गाड़ी से, आपने उसको किडनैप करवा लिया, या एविडेंस जो आपके अगेंस्ट था आपने उस एविडेंस को हटाने की कोशिश की। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी सीन एज ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और पता है आपको, इन दोनों को बोला जाता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इन दोनों को बोला जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता जिसमें आपको जेल जाना पड़े, आपको फाइन देना पड़ता है। पनिशमेंट मिलता है, आपको पनिशमेंट मिलता है, बट आपको जेल नहीं जाना पड़ता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आपको जेल जाना पड़ता है। सो आई होप कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होता क्या क्या, उसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डिफिनेशन मैंने बताया, तो उसके एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस बात पर आपको जेल जाना पड़ेगा, किस बात पर आपको फाइन देना पड़ेगा। सो दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो आपने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक देखा होगा। फंडामेंटल राइट्स में देयर इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या? आप कुछ भी बोल सकते हो, आप प्लैकार्ड पर लिख सकते हो प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, आप प्लैकार्ड पर लिख सकते हो प्राइम मिनिस्टर यू आर नॉट ग्रेट। इस तरह की बातें आप लिख सकते हो बिकॉज आप इंडिया के सिटीजन हो और आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप
इंडिया की इंटीग्रिटी और सवरेनिटी के अगेंस्ट बात करो, इंडिया को तोड़ने की बात करो। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट का कंटेम्प्ट करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है गाइस? देयर इज आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगा कि अगर किसी भी पर्सन ने जुडिशरी का कंटेम्प्ट किया है तो उसको पनिश करे। सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिमिलरली देयर इज आर्टिकल 215। इसमें हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि इट कैन पनिश यू फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसके पास कंटेम्प्ट पावर्स नहीं होते। तो इसका मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर डिसोबे करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिसोबे करते हो, उसका कंटेम्प्ट करते हो, तो वहां पर हाई कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा कि एक्चुअली आपने हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट किया। ओके, हाई कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा कि प्लीज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको मानो, और अगर आप फिर भी नहीं मानते तो माना जाएगा कि आपने हाई कोर्ट का ही कंटेम्प्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो आपको क्लियर तो हो गया होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, लीगल डायमेंशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले डायमेंशंस क्या है। अब ये देख लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाया क्यों गया, ये पावर्स क्यों जरूरी थी जुडिशरी के पास, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका। ऑब्जेक्टिव इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये था गाइस, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ कोर्ट। आप एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लो, क्रिकेट का मैच चल रहा है, अंपायर ने बोला आउट, बैट्समैन बोल रहा नहीं मैं तो पिच छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बैटिंग करूंगा। तो फिर क्या मैच हो पाएगा? फिर क्या फेयर क्रिकेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी तरह से अगर कोर्ट डिसीजन दे किसी भी केस पर, कोई मर्डर केस है, कोई प्रॉपर्टीज रिलेटेड डिस्प्यूट है, उस पर कोर्ट अपना डिसीजन दे और सिटीजन्स बोले कि नहीं मैं इनकी बात मानूंगा ही नहीं, देन आपको लगता नहीं कि इससे डिसऑर्डर केओस आ जाएगा, लोग एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, फिर अपनी मर्जी का करेंगे। तो रूल ऑफ लॉ, ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है कि कोर्ट के पास एक पावर होनी चाहिए, सो दैट जो कोर्ट की बात नहीं माने कोर्ट उसको पनिश करे। सो टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ कोर्ट, जुडिशरी के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले पावर्स होते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज एज सिंपल एज दैट। इश्यूज क्या है? इश्यूज तो देखना जरूरी है। इश्यूज फर्स्ट लुक, जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन और व्हाट वी कॉल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में कि आप इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करो। अगर आप इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज नहीं करोगे देन दे मे बी ससेप्टेबल टू करप्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए और ऐसे एक्यूजेशंस आए हैं कि जुडिशरी में भी करप्शन है। मार्कंडे काटजू, उन्होंने भी, ही इज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, उनका भी बोलना है कि जुडिशरी में करप्शन है, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स में करप्शन है। इस तरह की बात, इस तरह के एलिगेशंस दिन पर दिन लगते रहते हैं। तो ये जरूरी है कि जुडिशरी जो इंस्टीट्यूशन है उसको प्रॉपर स्क्रूटनाइज किया जाए। स्क्रूटनाइज करने का मतलब क्या? सिर्फ करप्शन का तो इशू नहीं, बहुत सारे इश्यूज है, जैसे जुडिशरी में डिलेज बहुत होते हैं, तारीख पे तारीख, वो आपने सुना ही होगा।
तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि लोग आपस में डिस्कस करें कि जुडिशरी हमारा कैसा परफॉर्म कर रही है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए। उसमें से करप्शन भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। सपोज कोई जर्नलिस्ट जाकर ये चीजें लिखता है अपने आर्टिकल में और सिटीजन्स इन बातों को डिस्कस करते हैं, और अगर ये बात किसी जज को अच्छा नहीं लगे कि ये कहीं ना कहीं मेरे रेपुटेशन पर अटैक कर रहा है, सपोज जुडिशरी को न्यूज़पेपर आर्टिकल में जर्नलिस्ट लिखे कि दिस जज on this judge there is accusation that he is involved in certain land scam or things like that, कुछ इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं, किसी ने लगाए और इस बात को जर्नलिस्ट पब्लिश करे, तो इसको तो माना जाएगा कि आप जुडिशरी का कंटेम्प्ट कर रहे हो। फिर जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी उस जर्नलिस्ट को पनिश करेगी, जुडिशरी उस पर्टिकुलर सिटीजन को पनिश करेगी। इसके चलते क्या होगा? नो वन विल बी क्रिटिसाइजिंग द जजेस और जुडिशरी, और अगर कोई क्रिटिसाइज ही नहीं करेगा तो धीरे धीरे दीज इंस्टीट्यूशंस विल हैव एब्सोल्यूट पावर्स। और आपको पता होना चाहिए, पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसलिए ये जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस के ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हम लोग क्रिटिसाइज करें इंस्टीट्यूशंस को, हम लोग उनको अकाउंटेबल बनाएं। और यही इशू है कि द कंटेम्प्ट ऑफ पावर्स गिव these institutions absolute powers, hence prone to corruption। दूसरा इशू क्या है दोस्तों? दूसरा इशू है, आपने देखा हो, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। One of the principles of natural justice is no one shall be the judge in his own case. Suppose you say something about judiciary जो जुडिशरी को पसंद नहीं आया, फिर वही जुडिशरी आप पर चार्ज लगाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वही जुडिशरी आप पर आपके उस ट्रायल को सुनेगी, आपके उस ट्रायल पर डिसीजन देगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है कि नहीं? बिल्कुल वायलेशन है। ओके, बिकॉज हुआ क्या, आपने एक पर्टिकुलर जज के बारे में बोला कि मुझे इस जज की इंटीग्रिटी पर डाउट है, वो उस कोर्ट में जाएगा वो केस, और उसी के ब्रदर जजेस उस केस को डिसाइड करेंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि कोई न्यूट्रल आर्बिटर नहीं है यहां पर। आप इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करो, इंस्टीट्यूशन ही उस पर डिसीजन लेगा कि आपका क्रिटिसिज्म वैलिड है कि नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मामला है कि नहीं है? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, ये कर रहा है। सो ये इश्यूज है गाइस। अब हम लोग देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। तो गाइस देयर आर सर्टेन केसेस, डूडा केस, अरुंधति रॉय केस। तो मैं एक केस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, अरुंधति रॉय केस। अरुंधति रॉय केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि लुक, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में फेयर क्रिटिसिज्म करते हो जुडिशरी का या जजेस का भी, फेयर क्रिटिसिज्म का मतलब, अगर आप बोल रहे हो कि कोर्ट में 3-4 करोड़ केसेस पेंडिंग है और कोर्ट अभी भी केसेस को जल्दी नहीं निपटा रही है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन जुडिशरी, दिस इज फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, इसको नहीं मानना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके,
तो गाइस हम लोगों ने टॉपिक को तो एड्रेस कर दिया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में यार आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ क्या करना चाहिए। अगर नहीं भी पूछा गया तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, जिसमें आपको बताना है वे फॉरवर्ड, होना क्या चाहिए। तो होना क्या चाहिए उसी को बोलते हैं कंक्लूजन वाला पार्ट या वे फॉरवर्ड। तो कंक्लूजन वाले पार्ट में आप क्या लिखोगे, दैट इज वे फॉरवर्ड। एक तरीका तो ये होता है कि आप ग्लोबल प्रैक्टिस की बात करो, ग्लोबली क्या हो रहा है, तो ग्लोबली आप कहां से बोरो करते हो अच्छे अच्छे फीचर्स। आप ग्लोबली ब्रिटेन से अच्छे फीचर्स बोरो कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन हैज डन अवे विथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स, ब्रिटेन ने हटा दिया इस तरह का प्रोविजन। दिस कैन एक्ट एज योर गुड कंक्लूजन। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप सारे आंसर को अच्छे से एड्रेस करो और कंक्लूजन वाले पार्ट में अगर आप इस तरह से लिखोगे कि नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत बुरा है, इसको नहीं होना चाहिए, तो दिस इज योर ओन ओपिनियन ना। एक अच्छा कंक्लूजन इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए कि आप कहां से ये बात बता रहे हो, आप अपने मन से बता रहे हो, दैट इज फाइन, बट द बेटर वर्जन वुड बी टू बोरो सर्टेन गुड प्रैक्टिसेस। किसी कमिटी के रिकमेंडेशन लिख लिए, किसी दूसरी कंट्री में कोई अच्छी प्रैक्टिस है उसको लिख लिया, या अपने स्टेट में कहीं अगर दूसरा कोई और टॉपिक है, आपके स्टेट में सपोज प्रॉब्लम है मैनुअल स्कैवेंजिंग की, तो उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वो आप बोलोगे कि केरला में एक रॉबर्ट है, वो स्कैवेंजिंग कर देता है, तो वहां मैनुअल स्कैवेंजिंग की जरूरत नहीं है, बैंडिकूट रॉबर्ट केरला। तो यही होता है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस का फॉर्मूला और ग्लोबल प्रैक्टिस का फॉर्मूला, कि आप अपने कंक्लूजन में बाहरी दुनिया की या आपके स्टेट के बाहर की चीजों को अगर आप इंक्लूड करते हो, तो वो आपके कंक्लूजन को एक प्रॉपर डायमेंशन देता है, प्रॉपर वैल्यू देता है। ब्रिटेन हैज डन अवे विथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स। और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कुछ सोच सकते हो। यस यस गाइस, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था, उस एक्ट को रेकमेंड करने के लिए कमिटी बनाई गई थी, गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई थी जिसका नाम था एच.एन. सान्याल कमिटी। इस कमिटी ने बोला था कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आएगा और उसमें जुडिशरी के पास दिस एंड दिस पावर्स होंगे। इट मींस पावर होंगे कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा तो उसको पंच किया जाएगा। ये सारी बातें एच.एन. सान्याल कमिटी ने कही थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट वार्निंग एच.एन. सान्याल कमिटी ने दे दी थी। और अगर आप उस वार्निंग को, उस रिकमेंडेशन को, उस बात को अगर अपने कंक्लूजन में लिखोगे, तो मैं गारंटी देता हूं इट विल बी द बेस्ट कंक्लूजन। क्या बोला था एच.एन. सान्याल कमिटी ने? एच.एन. सान्याल कमिटी ने बोला था देयर शुड बी अ हार्मोनियस बैलेंस between contempt powers and freedom of speech and expression of citizens। ये बात एच.एन. सान्याल कमेटी ने बोली थी कि ठीक है कंटेम्प्ट पावर्स तो मिल रहे हैं जुडिशरी को, लेकिन जुडिशरी को ये भी देखना चाहिए कि सिटीजन्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सिटीजन्स का बोलने का अधिकार, जुडिशरी को ऑब्जर्व करने का अधिकार, जुडिशरी के बारे में बातें करने का अधिकार, जुडिशरी को इनफैक्ट फेयरली क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार नहीं छीनना चाहिए। दैट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एच.एन. सान्याल कमिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है एच.एन. सान्याल कमिटी का। सो फाइनली ये आपका एक कंप्लीट आंसर होगा। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जुडिशरी, जुडिशरी को ये रिफॉर्म्स लाने होंगे, अदरवाइज ये हो सकता है कि पार्लियामेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को ही खत्म कर दे। अगर पार्लियामेंट ये रिफॉर्म लेना चाहे तो जो भी वो लोग करे, हम लोगों का कंक्लूजन यहां तक होगा कि थिंग्स शुड मूव इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। ओके, या तो जुडिशरी को एच.एन. सान्याल कमिटी के ऑब्जर्वेशन को सेल्फ अबाइड करना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बाय जुडिशरी, या हमारी पार्लियामेंट ब्रिटेन की तरह ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स को खत्म कर दे।
सो गाइज, दिस वाज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो यू मस्ट आस्क। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।